नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज में। 15 अगस्त की स्पेशल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जल्दी से अपन अभी शुरू करेंगे, तो जल्दी से अधिक अपने दोस्तों के साथ इस टेस्ट सीरीज का लिंक सेंड करें। जो आज की टेस्ट सीरीज रहने वाली है, इसमें आपको प्राइज़ भी दिया जाएगा। प्राइज़ के लिए रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो टेस्ट सीरीज ख़त्म होने के बाद भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। किन्हीं 3 कैंडिडेट को आज का प्राइज़ दिया जाएगा। प्राइज़ जो जीतेगा उसका नाम अनाउंस हमारे कम्युनिटी सेक्शन में कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी व इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की यह टेस्ट सीरीज। देखते हैं कौन आज का विजेता बनेगा। जो अपना पहला क्वेश्चन है वह इस प्रकार है, तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। कमेंट में ध्यान रखें पहले क्वेश्चन नंबर और उसके बाद ऑप्शन लिखें कुछ इस तरह से, वो ही कमेंट मान्य होगा। इस तरह से अगर आप कमेंट लिख के बताते हो तो यही कमेंट मान्य होंगे। तो चलिए, अपना पहला क्वेश्चन क्या है। एसी रिले के चेटरिंग दोष को खालिस्तान प्रयोग करके दूर किया जा सकता है, तो बताएं जल्दी से आंसर कमेंट करके। ऑप्शन नंबर ए यू आकृति की क्रोड, ऑप्शन बी लेमिनेटेड क्रोड, ऑप्शन सी चल एवं अचल चुंबक के भागों की मैचिंग, ऑप्शन डी शेडिंग कुंडली। बताएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अगले सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। चुंबकीय ओवरलोड रिले की तुलना में जो ऊष्मीय ओवरलोड रिले होती है वह होती है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए अधिक तीव्र होती है, ऑप्शन बी आकार में बड़ी होती है, ऑप्शन सी अधिक धीमी होती है, ऑप्शन डी आकार में छोटी होती है। दोस्तों जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। चुंबकीय ओवरलोड रिले की तुलना में ऊष्मीय ओवरलोड रिले होती है, बताएं। तो 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी धीमी, अधिक धीमी होती है। तो जिस कैंडिडेट का आंसर ऑप्शन सी है वह सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। केबिल में आवरण का प्रयोग किया जाता है, क्यों। बताओ, केबिल में आवरण का प्रयोग क्यों किया जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए केबल को सामर्थ्य देने के लिए, ऑप्शन बी उचित इंसुलेशन प्रदान करने के लिए, ऑप्शन सी केबल में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए, और ऑप्शन डी बिजली के झटके के लिए। बताएं। केबल में आवरण का प्रयोग किया जाता है किस लिए। 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो 3 नंबर जो क्वेश्चन है यह है अपना, केबल में आवरण का प्रयोग, नमी से केबल की लाइफ कम हो जाती है, तो नमी रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, केबल में आवरण का प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केबल का जो सर्ज रेजिस्टेंस है वह लगभग कितना होता है, बताएं। 4 नंबर क्वेश्चन है, केबल का सर्ज रेजिस्टेंस कितना होता है, बताएं। ऑप्शन नंबर ए 1 किलो ओम, ऑप्शन बी 10 किलो ओम, ऑप्शन सी 25 ओम, और ऑप्शन डी 50 ओम। बताएं केबल का सर्ज प्रतिरोध कितना होता है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, केबल का सर्ज प्रतिरोध। बताओ दोस्तों जल्दी से। तो जो केबल है उसका सर्ज प्रतिरोध कितना होता है, लगभग कितना होता है, 40 से 60 ओम केबल का सर्ज प्रतिरोध होता है। तो राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी 50 ओम। तो 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। 2 संचारण तारों के बीच कोरोना होता है जब उनमें
तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बता दीजिए। दो संचारण तारों के बीच कोरोना होता है जब उनमें ऑप्शन नंबर ए निकट अंतराल हो, ऑप्शन बी विस्तृत अंतराल हो, ऑप्शन सी उच्च विभवांतर हो और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए, दो संचारण तारों के बीच कोरोना होता है जब उनमें क्या होता है, क्या होता है, उच्च विभवांतर हो। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, कोरोना का प्रेक्षण निम्न पर होता है, बताएं। कोरोना का प्रेक्षण निम्न पर होता है, बताएं जल्दी से आंसर कमेंट करके। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इस 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए केवल एसी संचरण रेखा पर, ऑप्शन बी दोनों एसी और डीसी संचरण रेखा पर, ऑप्शन सी केवल डीसी संचरण रेखा पर और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो कोरोना का प्रेक्षण निम्न पर होता है, बताएं जल्दी से आंसर कमेंट करके। तो जो अपना कोरोना होता है, कोरोना किसके समानुपाती होता है, 1/r और 1/d। आपको पता होना चाहिए। r क्या है यहाँ, चालक की त्रिज्या, और d क्या है, चालक के बीच की दूरी। तो कोरोना किस में होता है, केवल एसी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत में निम्नलिखित संसाधन सम्मिलित नहीं है, बताएं। 7 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत में निम्नलिखित संसाधन सम्मिलित नहीं है, बताएं। ऑप्शन नंबर ए सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी न्यूक्लियर ऊर्जा, ऑप्शन डी बायोमास गैस एनर्जी, बताएं। 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। ऊर्जा के नवीनीकरणीय स्रोत में क्या शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, न्यूक्लियर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियर ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर आपके सामने है, तापीय उत्पादन प्लांट अर्थात जनरेटिंग स्टेशन में वाष्प टरबाइन अर्थात स्टीम टरबाइन का कार्य है, बताएं। ऑप्शन नंबर ए तापीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, ऑप्शन बी बॉयलर की वाष्प को अति तप्त अर्थात सुपर हीट करना, ऑप्शन सी तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, ऑप्शन डी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, बताएं। 8 नंबर क्वेश्चन है, तापीय उत्पादन प्लांट में वाष्प टरबाइन का क्या कार्य होता है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो जनरेटिंग स्टेशन, जो थर्मल जनरेटिंग स्टेशन होता है, उसमें जो स्टीम टरबाइन होती है वह क्या करती है, तापीय ऊर्जा को क्या करती है, वह यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। थर्मल जनरेटिंग स्टेशन के अंदर जो स्टीम टरबाइन लगी होती है वह क्या करती है, तापीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाई हेड तथा लो डिस्चार्ज के लिए खालिस्तान वाटर टरबाइन का प्रयोग होता है, बताएं। हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज के लिए कौन से वाटर टरबाइन का प्रयोग होता है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए जो है पेल्टन व्हील, ऑप्शन बी कैप्लॉन, ऑप्शन सी फ्रांसीसी टरबाइन, ऑप्शन डी नोदित्र टरबाइन, बताएं। हाई हेड और लो डिस्चार्ज के लिए कौन सी वाटर टरबाइन का प्रयोग किया जाता है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बता दें। तो जो हाई हेड और लो डिस्चार्ज है उसके लिए अपन कौन सी वाटर टरबाइन यूज करते हैं,
पेल्टन व्हील। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। टोस्टर नामक उपकरण के केंद्रीय हीटिंग एलिमेंट की तुलना में बाह्य हीटिंग एलिमेंट का प्रतिरोध होता है, बताएं। जो टोस्टर होता है वह क्या काम आता है? ब्रेड सेकने के काम आता है। और जो टोस्टर के अंदर हीटिंग एलिमेंट होता है केंद्रीय और बाह्य, उसके अंदर आपको रेजिस्टेंस में पूछा है, तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जो अपना है आधा, ऑप्शन बी दुगुना, ऑप्शन सी चौथाई, ऑप्शन डी बराबर। तो बताएं जो टोस्टर नामक उपकरण के केंद्रीय अर्थ हीटिंग एलिमेंट की तुलना में बाह्य तंतु का प्रतिरोध क्या होता है 10 नंबर क्वेश्चन का? तो क्या होता है? आधा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? राइट आंसर। 10 नंबर का राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए आधा। चलिए अगर आपने अभी तक हमारी इस टेस्ट सीरीज को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करें। चलिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। यदि कोई मेज का पंखा धीरे चलता है और गर्म हो जाता है तो उसमें दोष यह है कि, बताएं। कोई टेबल फैन है वो धीरे चल रहा है और गर्म हो जाता है तो उसमें कौन सा दोष है, बताएं। ऑप्शन नंबर ए रोटर कुंडलन ओपन सर्किट है, ऑप्शन बी क्षेत्र कुंडलन ओपन सर्किट है, ऑप्शन सी रेगुलेटर शॉर्ट सर्किट है, ऑप्शन डी रनिंग वाइंडिंग का कुछ अंश शॉर्ट सर्किट है, बताएं। टेबल फैन धीरे चल रहा है और गर्म हो जाता है, इसमें इनमें से कौन सा दोष होगा 11 नंबर क्वेश्चन का? जल्दी से राइट आंसर कमेंट करके बताएं। तो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी रनिंग वाइंडिंग का कुछ अंश शॉर्ट सर्किट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं 12 नंबर क्वेश्चन का। विद्युत कक्ष तापक इलेक्ट्रिकल रूम हीटर की 4 कुंडली ताप प्रदान करने के लिए निर्मित है। अधिकतम ताप प्राप्त करने के लिए वे किस प्रकार से जुड़ी रहनी चाहिए, बताओ। इलेक्ट्रिक रूम हीटर है, उसमें क्या है? 4 कुंडलियां हैं। अधिकतम ताप प्राप्त करने के लिए उन चारों कुंडलियों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए चारों श्रेणी में, ऑप्शन बी 3 श्रेणी एक समांतर में, ऑप्शन सी चारों समांतर में, ऑप्शन डी 3 समांतर एक श्रेणी में, बताएं। 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। इलेक्ट्रिक रूम हीटर में 4 कुंडलियां हैं, चारों को अधिकतम ताप प्राप्त करने के लिए अपन किस क्रम में जोड़ेंगे? किस में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 13। 1000 वाट का हीटर 200 वोल्ट विद्युत सप्लाई से जुड़ा है। यदि 1 महीने में 30 घंटे तक जुड़ा रहता है, यदि विद्युत के दाम 4 रुपये प्रति इकाई हो तो महीने का बिजली का बिल कितना होगा, बताएं। इस तरह के क्वेश्चन अपन ने पहले डिस्कस करें अपनी टेस्ट सीरीज में। अपन रोजाना शाम को 8:15 पे टेस्ट सीरीज डिस्कस करते हैं। तो बताएं 1000 वाट का हीटर 200 वोल्ट सप्लाई से जुड़ा है, 1 महीने में 30 घंटे तक जुड़ा रहता है। यदि विद्युत दाम 4 रुपये प्रति इकाई है तो महीने का बिल कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए 20 रुपये, ऑप्शन बी 200 रुपये, ऑप्शन सी 60 रुपये और ऑप्शन डी 120 रुपये। तो बताएं जल्दी से आंसर कमेंट करके। पी की वैल्यू आपको कितनी दी है? 1000 वाट। टी कितना दिया है? 30 घंटे। वी कितना दिया? 200 वोल्ट। तो क्या करोगे सोल्व करने के लिए?
1000 इंटू 30 घंटे चल रहा है पूरे महीने में, भाग देंगे किसका इसमें 1000 का, तो क्या आ गया 30 वाट घंटा, 30 वाट घंटा आया। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 4 रुपये, तो 30 को क्या करेंगे 4 से गुणा करेंगे, तो राइट आंसर क्या आएगा 120 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो गया राइट आंसर। तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है निकल के ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 14 अपना इस प्रकार है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। बस बार वायरिंग से किसी बहुमंजिले भवन के पंचम तल हेतु संयोजन प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त साधन है, बताएं। जो बस बार वायरिंग है उसके लिए एक बहुमंजिली इमारत के लिए 5th फ्लोर हेतु अपने को संयोजन प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त साधन इनमें से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए 3 पिन प्लग टॉप, ऑप्शन बी 3 फेज प्लग इन बॉक्स, ऑप्शन सी टी जॉइंट और ऑप्शन डी 3 फेज कनेक्टर, बताएं। 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 3 फेज प्लग इन बॉक्स। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया 14 नंबर का। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अपना इस प्रकार है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। यदि एक सिंगल फेज 230 वोल्ट 48 इंच अर्थात 120 mm छत के पंखे को 120 वोल्ट पर प्रचालित किया जाए तो क्या होगा। एक सिंगल फेज पंखा है जिसकी रेटिंग 230 वोल्ट है और अपने उसे रेटिंग वोल्टेज से कम अर्थात 120 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा। 15 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए वह चलेगा ही नहीं, ऑप्शन बी वह सामान्य गति पर चलेगा परंतु गर्म हो जाएगा, ऑप्शन सी वह धीमी गति पर चलेगा, ऑप्शन डी वह सामान्य गति पर चलेगा, बताएं। रेटेड वोल्टेज से कम वोल्टेज पर सिंगल फेज पंखे को चला रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा। 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, वह धीमी गति से चलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स बिना देरी के हुए अगला क्वेश्चन नंबर 16। सामान्यतः बस बार को खालिस्तान से अधिक ऊंचाई पर स्थापित नहीं करना चाहिए, बताएं। जो बस बार होती है उसको कितनी हाइट पर स्थापित करना चाहिए, बताएं। ऑप्शन नंबर ए 2.1 मीटर, ऑप्शन बी 2.75 मीटर, ऑप्शन सी 3.2 मीटर, ऑप्शन डी 4.1 मीटर। तो 16 नंबर क्वेश्चन अपना है, सामान्यतः बस बार को खालिस्तान से अधिक ऊंचाई पर स्थापित नहीं करना चाहिए। तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, से 2.75 मीटर से अधिक ऊंचाई पर बस बार को स्थापित नहीं करना चाहिए। 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। सड़कों को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त बत्तियां संयोजित होती है, बताएं। जो सड़क की लाइटिंग के लिए जो बत्तियां अर्थात रोड लाइट्स जो होती है अपनी, वह किस क्रम में संयोजित होती है। 17 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन ए जो अपना है समांतर क्रम, ऑप्शन बी श्रेणी क्रम, ऑप्शन सी श्रेणी व समांतर दोनों में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। तो बताओ जो रोड की जो रोड लाइट्स है वह कौन से क्रम में संयोजित होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ 17 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए। रोड लाइट्स हमेशा किस में लगी होती है, समांतर क्रम में लगी होती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। प्रदीप्ति घनत्व की इकाई होती है, बताएं।
प्रदीप्ति घनत्व की इकाई होती है। 18 नंबर क्वेश्चन है अपना ये। तो इस 18 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए लुमेन, ऑप्शन बी रेडियन, ऑप्शन सी लक्स, ऑप्शन डी स्टेरेडियन। बताएं। तो प्रदीप्ति घनत्व की इकाई क्या होती है? ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर होती है एक इकाई तो इसकी प्रदीप्ति घनत्व की। और ये जो ऑप्शन में नहीं है दूसरी इकाई क्या होती है? जल्दी से बताएं 18 नंबर क्वेश्चन का। याद रखिए प्रदीप्ति घनत्व की एक इकाई क्या होती है? ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर होती है। और दूसरी क्या होती है? लक्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। प्रदीप्ति घनत्व की इकाई क्या होती है? लक्स या ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19। एक 250 वोल्ट के बल्ब का गर्म प्रतिरोध 625 ओम है तो उसका धारा अंकन कितने एम्पियर तथा वोल्टेज अंकन कितने वाट होगा? बताएं। 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। अपने को V की वैल्यू दी है 250 वोल्ट और गर्म कंडीशन के अंदर बल्ब का रेजिस्टेंस दिया है 625 ओम। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं क्या क्या पूछा है अपने को। धारा की वैल्यू और वोल्टेज की रेटिंग वो वैल्यू पूछी अपने को जो अपन। तो बताएं जल्दी से आंसर कमेंट करके 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो क्या करेंगे? V इक्वल आई आर अपना एक जो फॉर्मूला है और दूसरा क्या है? P इक्वल आई स्क्वायर आर। दोनों में वैल्यू रखो, जल्दी से सोल्व करो। इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के अपन आई निकाल लेंगे। तो आई का मान कितना आएगा? V कितनी है, R कितनी है, जल्दी से सोल्व करो। 250 बट्टा 625 तो क्या आया? 0.4 एम्पियर। और फिर पावर निकालने के लिए क्या करेंगे? आई स्क्वायर आर। तो सोल्व करने पे कितना आएगा? 100 वाट आएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया? 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी 0.4 एम्पियर और 100 वाट। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। नियॉन साइन नली के प्रचालन के लिए आवश्यक वोल्टता निर्भर करती है। बताएं। नियॉन साइन नली के प्रचालन के लिए आवश्यक वोल्टता निर्भर करती है। बताएं। 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए नली के व्यास पर, ऑप्शन बी नली में भरी गई गैस पर, ऑप्शन सी नली का लंबाई पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताएं। नियॉन साइन लैंप पे जो होता है उसकी नली के प्रचालन के लिए आवश्यक वोल्टता किस पर निर्भर करती है? 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जो नली की लंबाई होती है उस पर नली का प्रचालन वोल्टता डिपेंड करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 21 अपना इस प्रकार है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। प्रकाश खालिस्तान द्वारा प्रकाशित तंतु के साथ चलता है। बताएं। प्रकाश खालिस्तान द्वारा प्रकाशित तंतु के साथ चलता है। 21 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन, ऑप्शन बी परावर्तन, ऑप्शन सी प्रकीर्ण, ऑप्शन डी कुल आंतरिक परावर्तन। बताएं। 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रकाश खालिस्तान द्वारा प्रकाशित तंतु के साथ चलता है। बताएं। तो 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रकाश कुल आंतरिक परावर्तन द्वारा प्रकाशित तंतु के साथ चलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 21 नंबर का? ऑप्शन नंबर डी। 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 21 नंबर आपके 21 कंप्लीट हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन फ्लोरोसेंट ट्यूब की बकलिंग निम्नलिखित के कारण हो सकती है। बताएं। 22 नंबर क्वेश्चन फ्लोरोसेंट ट्यूब की बकलिंग निम्नलिखित के कारण हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए निमन ब्लास्ट रेटिंग,
ऑप्शन बी निम्न परिपथ वोल्टेज, ऑप्शन सी निम्न तापमान और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी। बताएं 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। फ्लोरोसेंट ट्यूब है, उसमें बकलिंग किसके कारण होती है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब में बकलिंग जो होती है वह किसके कारण होती है, निम्न तापमान के कारण होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, स्प्लिट फेज मोटर वाइंडिंग में मुख्य कुंडलन तथा प्रारंभिक कुंडलन में खांचा अर्थात स्लॉट एंगल होना चाहिए। बताओ स्प्लिट फेज मोटर वाइंडिंग में मुख्य कुंडलन तथा प्रारंभिक कुंडलन के में जो स्लॉट एंगल है वह अपने को पूछा है कितना होना चाहिए। बताएं जल्दी से आंसर कमेंट करके। 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए जो अपना है 270 डिग्री, ऑप्शन बी 180 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री, ऑप्शन डी 30 डिग्री। बताएं स्प्लिट फेज मोटर में मुख्य कुंडलन प्रारंभिक कुंडलन में स्लॉट एंगल कितना होता है। 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हुआ, राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। यदि खांचों का कोण 30 विद्युतिक अंश हो और मुख्य कुंडलन खांचा संख्या 1 से प्रारंभ होती हो तो प्रारंभिक कुंडलन अर्थात स्टार्टिंग वाइंडिंग प्रारंभ होगी। बताएं यदि खांचों का कोण 30 डिग्री विद्युतिक अंश हो और मुख्य कुंडलन खांचा 1 से प्रारंभ होता है तो प्रारंभिक अर्थात स्टार्टिंग वाइंडिंग प्रारंभ होगी। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए उसी खांचे से, ऑप्शन बी खांचा संख्या 2 से, ऑप्शन सी खांचा संख्या 3 से और ऑप्शन डी खांचा संख्या 4 से। तो बताएं 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी खांचा संख्या 4 से। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए अगला क्वेश्चन जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 25। आर्मेचर वाइंडिंग में किसी एक कुंडली में लपेटों के पारस्परिक शॉर्ट सर्किट परीक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि है। बताएं आर्मेचर वाइंडिंग में किसी एक कुंडली में लपेटों के पारस्परिक शॉर्ट सर्किट परीक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि है। ऑप्शन नंबर ए ओम मापी विधि, ऑप्शन बी टेस्ट लैंप विधि, ऑप्शन सी वोल्टता पतन विधि और ऑप्शन डी व्हाइट स्टोन सेतु विधि। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आर्मेचर वाइंडिंग में किसी एक कुंडली में लपेटों की पारस्परिक शॉर्ट सर्किट परीक्षण के लिए सर्वोत्तम सबसे अच्छी विधि कौन सी है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, वोल्टता पतन विधि, ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। वेब तथा लेप वाइंडिंग में बैक पिच वाई बी बराबर होती है। बताएं वेब और लेप दोनों वाइंडिंग में बैक पिच वाई बी बराबर किसके होती है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं 26 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए कोयल पिच, ऑप्शन बी औसत पिच, ऑप्शन सी कम्यूटेटर पिच, ऑप्शन डी परिणामी पिच। बताएं 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो साथ में एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है और लेप में कितनी होती है। तो वेव में कितनी होती है 2 और लेप में समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के इक्वल होती है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, बैक पिच किसके बराबर होगी। तो जो परिणामी पिच होती है उसके बराबर होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 26 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27।
जल्दी से आंसर कमेंट करके बता दीजिएगा। सिलिकॉन रेक्टिफायर कमजोर पड़ने का निम्नलिखित लक्षण से पता चलता है, बताएं। 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। सिलिकॉन रेक्टिफायर कमजोर हो जाता है, उसका लक्षण का अपने को किससे पता चलता है? ऑप्शन नंबर ए, आउटपुट वोल्टता घट जाना। ऑप्शन बी, इनपुट करंट बढ़ जाना। ऑप्शन सी, प्रचालन सुस्त अनुभव होना। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी लक्षण, बताएं। सिलिकॉन रेक्टिफायर कमजोर पड़ने का लक्षण का पता अपने को कैसे चलता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जो अपना इनपुट करंट है वह बढ़ जाता है इस कंडीशन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए अगले क्वेश्चन 28 आपके सामने है। 28 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बता दें। 8 पोल का एक अल्टरनेटर 375 आरपीएम स्पीड से घूम रहा है, तो अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी बताइए। 8 पोल का एक अल्टरनेटर 375 आरपीएम की स्पीड से घूम रहा है, तो अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी, फॉर्मूला क्या होता है अपना? NS इक्वल 120 F/P। अपने को स्पीड कितनी दी है? 375 और पोलों की संख्या 8। तो जल्दी से सोल्व करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। ऑप्शन नंबर ए 25 साइकिल पर सेकंड। ऑप्शन बी 15 साइकिल सेकंड। ऑप्शन सी 32 साइकिल पर सेकंड। ऑप्शन डी 30 साइकिल पर सेकंड। तो बताएं 28 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करने पे आंसर क्या आएगा? 25 साइकिल पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। आउटपुट वोल्टेज में सबसे बड़ी गिरावट एक अल्टरनेटर में किस लोड पर पूरा भार लेने से परिणाम स्वरूप होगी, बताएं। आउटपुट वोल्टेज में सबसे बड़ी गिरावट एक अल्टरनेटर से किस लोड पर पूरा भार लेने के परिणाम स्वरूप होगी। 29 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन क्या हैं? ऑप्शन नंबर ए जो अपना है यूपीएफ लोड। ऑप्शन बी एलपीएफ इंडक्टिव लोड। ऑप्शन सी मध्यम पीएफ कैपेसिटिव लोड। ऑप्शन डी उच्च पीएफ कैपेसिटिव लोड, बताएं। 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो आउटपुट वोल्टेज में सबसे बड़ी गिरावट अल्टरनेटर से जो अपना एलपीएफ इंडक्टिव लोड का पूरा भार लेने के परिणाम स्वरूप होती है। तो इस 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 30। अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विद्युतवाहक बल की गणना के लिए इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है, बताएं। आपके सामने 3 फॉर्मूले दिए हैं, लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं दिया है। अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित ईएमएफ के लिए इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विद्युतवाहक बल की गणना अपन किस फॉर्मूले से करेंगे, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4.445 FT/kPa/d जो अपना फॉर्मूला है, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। तो 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने अभी तक आपकी अपनी टेस्ट सीरीज को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 31। अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव मूलतः किस पर पड़ता है, बताएं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव मूलतः, ऑप्शन नंबर ए जो है
उत्पादित विद्युत वाहक बल की फ्रीक्वेंसी पर होता है। ऑप्शन बी टर्मिनल वोल्टता पर होता है। ऑप्शन सी रोटर की घूर्णन गति पर होता है। ऑप्शन डी उत्तेजक वोल्टता पर होता है। बताएं आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव अल्टरनेटर में सबसे ज़्यादा इनमें से किस पर होता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 31 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का सबसे अधिक प्रभाव कहाँ पड़ता है? रोटर की घूर्णन गति पर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, 32 नंबर क्वेश्चन। एक एसी मोटर जिसमें रोटर वाइंडिंग नहीं होती वह है, बताएं। 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। एक ऐसी मोटर जिसमें रोटर वाइंडिंग नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए जो है रिपल्सन मोटर, ऑप्शन बी रिलक्टेंस मोटर, ऑप्शन सी हिस्टैरिसीस मोटर, ऑप्शन डी स्टेपर मोटर। बताएं 32 नंबर अपना क्वेश्चन क्या है? एक ऐसी मोटर जिसमें रोटर वाइंडिंग नहीं होती, बताएं। तो एक ऐसी मोटर ऐसी मोटर कौन सी है जिसमें रोटर वाइंडिंग नहीं होती? तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी हिस्टैरिसीस मोटर जो होती है उसमें रोटर वाइंडिंग नहीं होती। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन। सिंगल फेज मोटर स्वयं चालू नहीं हो सकती क्योंकि वह, बताएं। अपना 33 नंबर क्वेश्चन है, सिंगल फेज मोटर स्वयं चालू नहीं हो सकती अर्थात सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, क्यों? ऑप्शन नंबर ए केवल एक वाइंडिंग पर पर्याप्त बल आघूर्ण नहीं दे सकती। ऑप्शन बी कमजोर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ऑप्शन सी 230 वोल्ट पर चलती है। ऑप्शन डी पल्सेटिंग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो बताएं सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती? 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो जो सिंगल फेज मोटर है वह सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती? पल्सेटिंग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करती इस कारण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है, बताएं। 34 नंबर क्वेश्चन अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर इनमें से कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर ए हिस्टैरिसीस मोटर, ऑप्शन बी यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन सी रिपल्सन मोटर, ऑप्शन डी एसी सीरीज मोटर। बताएं अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं कौन सी है। तो जो अपनी हिस्टैरिसीस मोटर होती है वह क्या होती है? अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। यदि डायरेक्ट कनेक्टेड डेल्टा मोटर का शुरुआती बल आघूर्ण 100% हो तो स्टार कनेक्टेड 3 फेज प्रेरण मोटर के शुरुआती बल आघूर्ण का प्रतिशत क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 300%, ऑप्शन बी 33.3%, ऑप्शन सी 100% और ऑप्शन डी 30%। तो बताएं जल्दी से आंसर कमेंट करके। तो 35 नंबर क्वेश्चन है अपना, इसका राइट आंसर क्या हुआ? 33.3%, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जल्दी से ध्यानपूर्वक पढ़ने
और आंसर कमेंट करके बताएं। 36 नंबर क्वेश्चन अपना, एक 3 फेज 4 तार प्रणाली के 1 फेज लैंप लोड को फीड कर रहा है। 3 फेज की मोटर उस सप्लाई पर चलने से क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 36 नंबर क्वेश्चन, एक 3 फेज 4 तार प्रणाली के 1 फेज लैंप लोड को फीड कर रहा है। 3 फेज की मोटर उस सप्लाई पर चलाने से क्या होगा? बताएं। एक 3 फेज सिस्टम है, ठीक है, उसका 1 फेज है वो लाइटिंग लोड चला रहा है, और अपन इस 3 फेज लोड के ऊपर 3 फेज मोटर चलाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रल की जो वोल्टता है वह घट जाएगी। ऑप्शन बी, न्यूट्रल धारा में कोई बदलाव नहीं होगा। ऑप्शन सी, पावर फैक्टर में सुधार होगा। ऑप्शन डी, सभी लाइन धाराएं कम हो जाएगी। बताएं। 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो इस कंडीशन में जो पावर फैक्टर है उसमें क्या हो जाएगा? सुधार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एसी मोटर में टॉर्क की गणना कैसे होती है? ER रोटर का विद्युत वाहक बल वोल्टेज में है, IR रोटर करंट एम्पियर में, और cos फाई पावर फैक्टर है। बताएं। आपके सामने 4 फॉर्मूले दिए हैं, इनमें से कौन से फॉर्मूले से अपन एसी मोटर की टॉर्क की गणना करेंगे? बताएं। 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो एसी मोटर का जो टॉर्क है उसके लिए सबसे सही इनमें से फॉर्मूला कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, T = ER/IR cos फाई। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। एसी मोटर में टॉर्क अपन इस फॉर्मूले की सहायता से निकालते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन, तो जल्दी से 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताएं। +4% स्लिप पर दौड़ने वाली किसी 3 फेज 4 पोल इंडक्शन मोटर के लिए आपूर्ति फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, तो घूर्णक विद्युत वाहक बल के पूर्ण चक्रों की संख्या क्या है? बताएं। 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 10 चक्कर पर सेकंड, ऑप्शन बी 60 चक्कर पर सेकंड, ऑप्शन सी 5 चक्कर पर सेकंड, और ऑप्शन डी 2 चक्कर पर सेकंड। +4% स्लिप पर दौड़ने वाली 3 फेज 4 पोल इंडक्शन मोटर के लिए आपूर्ति आवृत्ति 50 चक्कर सेकंड है, तो घूर्णक विद्युत वाहक बल के पूर्ण चक्रों की संख्या क्या होगी? 38 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 चक्कर पर सेकंड। 38 का राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए अगले क्वेश्चन 39 पर चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 39 नंबर क्वेश्चन, 3 फेज मोटर का प्रारंभिक टॉर्क किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? बताएं। 39 नंबर क्वेश्चन, 3 फेज मोटर का प्रारंभिक टॉर्क किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए रोटर प्रतिरोध बढ़ाकर, ऑप्शन बी वायु अंतराल कम करके, ऑप्शन सी स्टेटर वाइंडिंग प्रतिरोध बढ़ाकर, ऑप्शन डी स्टेटर वाइंडिंग धारा बढ़ाकर। बताएं। 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 3 फेज मोटर का अपन प्रारंभिक टॉर्क किसके द्वारा बढ़ा सकते हैं? तो जो रोटर प्रतिरोध है उसको जल्दी से बताएं। तो क्या करेंगे? रोटर प्रतिरोध को बढ़ाकर अपन 3 फेज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। रनिंग कंडीशन में अपने को रोटर का प्रतिरोध फिर से कम करना पड़ेगा, अन्यथा रनिंग का जो टॉर्क है वह क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। सरल स्क्वायर केज मोटर का स्टार्टिंग बल आघूर्ण होता है। बताएं। सिंपल जो स्क्वायर केज मोटर है उसका स्टार्टिंग टॉर्क होता है
ऑप्शन नंबर ए जो अपना है निमन होता है। ऑप्शन बी रोटर धारा में वृद्धि के साथ बढ़ता है। ऑप्शन सी हाई होता है। ऑप्शन डी रोटर धारा में वृद्धि के साथ घटता है। बताएं सिंपल स्क्वायर केज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जो सिंपल स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर है उसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है? कम होता है। तो इसका 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। निम्न में से खालिस्तान में स्लिप रिंग प्रेरण मोटर की उपयोगिता नहीं पाई जाती। बताएं निम्न में से खालिस्तान में स्लिप रिंग प्रेरण मोटर की उपयोगिता नहीं पाई जाती। ऑप्शन नंबर ए ड्रिल मशीन। ऑप्शन बी लिफ्ट। ऑप्शन सी क्रेन। ऑप्शन डी रोलिंग मिल में। बताएं 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए स्लिप जो ड्रिल मशीन में स्लिप रिंग प्रेरण मोटर की उपयोगिता नहीं पाई जाती। 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। यदि एक मोटर की स्लिप का मान 1 से कम है तो वह खालिस्तान पर प्रचालित है। बताएं 42 नंबर क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है? एक मोटर की स्लिप का मान 1 से कम है तो वह खालिस्तान पर परिचालित है। बताएं ऑप्शन नंबर ए मोटरिंग मोड में। ऑप्शन बी ब्रेकिंग मोड में। ऑप्शन सी जनरेटिंग मोड में। और ऑप्शन डी मोटरिंग मोड या जनरेटिंग मोड। बताएं 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। यदि एक मोटर की स्लिप का मान 1 से कम है तो वह मोटरिंग या जनरेटिंग मोड के अंदर परिचालित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। तो 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया अपना? ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है अपना? एक 4 ध्रुवीय एसी मोटर के लिए कुल इलेक्ट्रिकल डिग्री खालिस्तान है। बताएं 4 ध्रुवीय एसी मशीन के लिए कुल इलेक्ट्रिकल डिग्री खालिस्तान है। ऑप्शन नंबर ए 180। ऑप्शन बी 540। ऑप्शन सी 720। ऑप्शन डी 900। तो बताएं 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 900 डिग्री। 4 पोल एसी मशीन के लिए कुल इलेक्ट्रिकल डिग्री कितना होगा? 900 डिग्री। 43 नंबर क्वेश्चन हो गया अपना। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 पोल 3 फेज प्रेरण मोटर 50 हर्ट्ज सप्लाई पर 1440 आरपीएम पर चलती है तो स्लिप स्पीड ज्ञात कीजिए। बताओ अपने को स्लिप स्पीड निकालनी है। 4 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर 50 हर्ट्ज सप्लाई पे 440 आरपीएम पर चल रही है तो उस कंडीशन में स्लिप की गति क्या होगी? तो जो अपनी 4 पोल की मोटर होती है उसके लिए सिंक्रोनस स्पीड कितना आएगा? 4 पोल की मोटर 50 हर्ट्ज सप्लाई पे है तो सिंक्रोनस स्पीड कितना आया? 1500 आरपीएम। तो क्या करेंगे 1500 माइनस 1440 तो स्लिप स्पीड निकल कर कितना आएगा? 1500 में से 1440 घटाएंगे तो क्या आएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी 60 आरपीएम। तो अपना जो 44 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या हो गया? 60 आरपीएम। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 3 फेज प्रेरणी मोटर अर्थात पॉलीफेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रण किस विधि से किया जाता है? बताएं 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। पॉलीफेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल किस मेथड से की जाती है?
ऑप्शन नंबर ए पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ऑप्शन बी पल्स टाइम मॉड्यूलेशन, ऑप्शन सी पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, ऑप्शन डी स्पंद चौड़ाई मॉड्यूलन। बताएं। ऑप्शन नंबर डी। तो बताएं 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पॉलीफेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल किस मेथड से किया जाता है। पल्स कोड मॉड्यूलन, पल्स टाइम मॉड्यूलन, पल्स पोजीशन मॉड्यूलन, पल्स विड्थ मॉड्यूलन। बताएं। तो 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी। जो पल्स विड्थ मॉड्यूलन है उसकी सहायता से अपन क्या करते हैं, पॉलीफेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल करते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 46 नंबर क्वेश्चन अपना। तप्त तार एमीटर तापन कर सकता है। बताएं। हॉट वायर एमीटर जो होता है वह मापन कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए केवल प्रत्यावर्ती धारा एसी का, ऑप्शन नंबर बी डीसी का, ऑप्शन सी डीसी व एसी दोनों धाराओं का, ऑप्शन सी न तो प्रत्यावर्ती धारा और न ही दिष्ट धारा। बताएं। हॉट वायर एमीटर कौन सी धारा माप सकता है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो हॉट वायर एमीटर क्या कर सकता है, डीसी व एसी दोनों धाराओं का मान ज्ञात कर सकता है। तो 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मापन उपकरण सप्लाई आवृत्ति के बड़े बदलाव से सबसे अधिक प्रभावित होगा। बताएं। कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बड़े बदलाव से सबसे अधिक प्रभावित होता है। 47 नंबर क्वेश्चन का अपना ऑप्शन नंबर ए क्या है, इंडक्शन उपकरण, ऑप्शन बी हॉट वायर उपकरण, ऑप्शन सी मूविंग कॉइल उपकरण, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण। तो बताएं 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी के बड़े बदलाव से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। तो 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। जो इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट है वह फ्रीक्वेंसी के बड़े बदलाव से सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो चलिए 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सीरीज प्रकार के ओम मीटर में शून्य तथा अनंत चिन्हों की स्थितियां क्या होती है। बताएं। जो सीरीज प्रकार का ओम मीटर है उसमें जीरो और अनंत चिन्हों की स्थितियां क्या होती है। 48 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए क्या है, शून्य बीच में वह अनंत दाईं ओर होता है, ऑप्शन बी शून्य दाएं अनंत दाएं ओर होता है, ऑप्शन सी शून्य बाएं अनंत दाएं ओर होता है, ऑप्शन डी शून्य बीच में वह अनंत बाईं ओर होता है। बताएं। सीरीज प्रकार के ओम मीटर में शून्य और अनंत की स्थितियां, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जो सीरीज प्रकार का ओम मीटर है उसमें शून्य क्या होता है बाएं ओर और अनंत क्या होता है दाएं ओर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण को खालिस्तान के मापन में उपयोग किया जा सकता है। बताएं। 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण को खालिस्तान के मापन में उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए केवल वोल्टता तथा पावर, ऑप्शन बी केवल करंट तथा वोल्टेज, ऑप्शन सी करंट वोल्टेज तथा पावर, ऑप्शन डी केवल वोल्टेज।
तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण है वह केवल वोल्टेज के मापन के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। 3 फेज शक्ति मापने की 2 वाट मापी विधि में जब भार शक्ति गुणांक कोण खालिस्तान डिग्री पश्चगामी हो तो दोनों वाट मापी समान और विपरीत पाठ्यांक दर्शाते हैं। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 50 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए क्या है? 0 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री, ऑप्शन डी 90 डिग्री। तो 3 फेज शक्ति मापने का जो मेथड है उसमें दोनों वाट मापी जब भार शक्ति गुणांक कोण खालिस्तान डिग्री पश्चगामी हो तो दोनों समान व विपरीत पाठ्यांक दर्शाते हैं। बताएं 2 वाट मीटर मेथड में समान व विपरीत पाठ्यांक किस शक्ति गुणांक कोण पर दर्शाते हैं? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। W1 = W2 और विपरीत। तो 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? cos phi = 1 होता है, उस कंडीशन में दर्शाता है। तो cos phi 1, cos 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। LVDT, ऑप्शन नंबर ए विद्युतीय सिग्नल को रैखिक गति के रूपांतरित करते हैं, ऑप्शन बी रेखीय गति को विद्युतीय सिग्नल में परिवर्तित करते हैं, ऑप्शन डी सी तापमान में सहायता करते हैं, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताएं LVDT क्या काम आता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। कोई आप में से कोई LVDT की फुल फॉर्म कमेंट करके बताएगा? जल्दी से आंसर फुल फॉर्म कमेंट करके बताओ सबसे पहले। LVDT क्या करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो 51 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? LVDT जो है वो क्या करता है? रेखीय गति को विद्युतीय सिग्नल में परिवर्तित करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 51 नंबर क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन। एक 100/5 एम्पियर करंट ट्रांसफॉर्मर को 5 एम्पियर धारा मापी के साथ धारा मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि धारा मापी 3 एम्पियर धारा दर्शाती है तो लाइन धारा क्या होगी? बताएं। 100/5 एम्पियर का एक सिटी है, उसके साथ 5 एम्पियर धारा मापी अपन लगाया है और वो 3 एम्पियर रीडिंग दिखा रहा है। तो लाइन धारा क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए 30 एम्पियर, ऑप्शन बी 60 एम्पियर, ऑप्शन सी 300 एम्पियर, ऑप्शन डी 600 एम्पियर। बताएं। तो 100/5 को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 20 MF आ जाएगा। 20 इंटू क्या करना अपने को? 3। तो राइट आंसर क्या आएगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं। 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 60 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो 53 नंबर क्वेश्चन क्या है? ऊर्जा मापी में एल्यूमिनियम चकती में छिद्र बनाने का प्रयोजन है। ऑप्शन नंबर ए यंत्र प्रतिरोध को घटाना, ऑप्शन बी क्रीपिंग दोष को दूर करना, ऑप्शन सी घर्षण दोष को दूर करना, ऑप्शन डी चकती के भार को कम करना। बताएं 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा?
ऊर्जा मापी के अंदर एल्यूमिनियम की चकती अपन क्यों लगाते हैं? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो क्यों लगाते हैं? बिना लोड के धीमी गति पर ये चलता रहता है, इसलिए उसकी जो एल्यूमिनियम की चकती होती है उसमें अपन छिद्र करते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? क्रीपिंग दोष को दूर करना। क्रीपिंग दोष क्या होता है? बिना लोड पर भी जो अपनी एल्यूमिनियम की चकती है वह धीरे धीरे मीटर घूमता रहता है इसकी सहायता से, तो अपन क्या करते हैं? इसमें छिद्र कर देते हैं, तो जिससे क्रीपिंग दोष क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। तो 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो अगला क्वेश्चन अपना 24 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एक मीटर ब्रिज में संतुलित अवस्था में I1 25 सेमी, I2 75 सेमी और ज्ञात प्रतिरोध 60 ओम हो तो अज्ञात प्रतिरोध का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए 20 ओम, ऑप्शन बी 40 ओम, ऑप्शन सी 80 ओम और ऑप्शन डी 160 ओम। बताएं। 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 20 ओम। चलिए, बिना देरी किए हुए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। यदि एक व्हाइट स्टोन ब्रिज में P 10 ओम, Q 100 ओम, S 60 ओम हो तो अज्ञात प्रतिरोध R का मान क्या होगा? तो बताएं, अज्ञात प्रतिरोध R का मान क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है? P/Q इक्वल R/S। जल्दी से सोल्व करें। P, Q और S की वैल्यू आपको दी है, R का मान पूछा है, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 6 ओम, ऑप्शन बी 40 ओम, ऑप्शन सी 80 ओम और ऑप्शन डी 100 ओम। बताएं। यदि किसी व्हाइट स्टोन ब्रिज में P 10 ओम है, Q 100 ओम है, S 60 ओम है, तो R की वैल्यू क्या आएगी? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो इसे सोल्व करने पे इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए 6 ओम। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 56 नंबर क्वेश्चन। बताएं, ESD का अर्थ है, बताएं। ESD की फुल फॉर्म पूछी है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस, ऑप्शन बी इलेक्ट्रो सेंसिटिव डिवाइस, ऑप्शन सी इलेक्ट्रो सेंसिटिव डिस्चार्ज, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। बताएं, ESD की फुल फॉर्म क्या होती है? 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो ESD की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज, ऑप्शन नंबर डी। 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। ऑसिलोस्कोप का प्रयोग किया जा सकता है, बताएं। जो ऑसिलोस्कोप का प्रयोग किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए वोल्टेज तरंग रूप की आवृत्ति देखने के लिए, ऑप्शन बी किसी निश्चित अवधि के दौरान वोल्टेज मापने के लिए, ऑप्शन सी प्रतिरोध मापने के लिए और ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों। बताएं। 57 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑसिलोस्कोप का प्रयोग किया जा सकता है, बताएं। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो ऑसिलोस्कोप का प्रयोग क्या करने के लिए किया जाता है? वोल्टेज तरंग रूप की आवृत्ति देखने के लिए और किसी निश्चित अवधि के दौरान वोल्टेज मापने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर डी। 57 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, 58 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। प्रतिरोधों के परम मापन के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, बताएं। 58 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है ओम नियम विधि, ऑप्शन बी व्हाइट स्टोन सेतु, ऑप्शन सी रिले विधि, ऑप्शन डी
लोरेंटज विधि बताएं। प्रतिरोधों के एब्सोल्यूट मेजरमेंट के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रतिरोधों के परम मापन के लिए अपन कौन सा मेथड यूज लेते हैं? व्हाइट स्टोन मेथड। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा 58 का। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएं। निर्वात नलिकाओं में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन विधि है बताएं। निर्वात नलिकाओं में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन विधि इनमें से कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए तापनीय उत्सर्जन, ऑप्शन बी निम्न विद्युत क्षेत्र उत्सर्जन, ऑप्शन सी उच्च विद्युत क्षेत्र उत्सर्जन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं बताएं। 59 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? निर्वात नलिकाओं में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की विधि इनमें से कौन सी है? अगर आपने अभी तक भी यह ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करें। इस तरह की प्राइज टेस्ट सीरीज़ अपन महीने में एक बार करवाएंगे और रोज़ाना शाम को 8:15 पे अपनी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ किसी ना किसी टॉपिक की आपके साथ डिस्कस की जाती है। तो अगर आप नए हो तो रोज़ाना शाम 8:15 पे हमारे साथ जुड़ें और इस तरह की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ में भाग लें और अपनी तैयारी चेक करें। तो 59 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? निर्वात नलिकाओं में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की विधि कौन सी है? तापनीय विधि। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? 59 नंबर का राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन। स्टेरेसिस और भंवर धारा हानियां निम्नलिखित में न्यूनतम होती है बताएं। जो स्टेरेसिस और एडी करंट लॉस है वह किस में सबसे कम होता है? 60 नंबर क्वेश्चन अपना है। जल्दी से 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्शन बी डायनोमोमीटर इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्शन सी मूविंग कोयल परमानेंट मैग्नेट इंस्ट्रूमेंट अर्थात पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, और ऑप्शन डी इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट के अंदर। तो स्टेरेसिस और एडी करंट लॉस किस इंस्ट्रूमेंट में कम होते हैं? जो अपना पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट होता है उसके अंदर क्या होता है? स्टेरेसिस और एडी करंट लॉस दोनों क्या होते हैं? कम होते हैं। पीएमएमसी की फुल फॉर्म क्या होती है? परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल। तो 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। 61 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 61 नंबर सिस्टमेटिक एरर होते हैं बताएं। ऑप्शन नंबर ए यंत्र दोष, ऑप्शन बी पर्यावरण दोष, ऑप्शन सी अवलोकन, और ऑप्शन डी यंत्र पर्यावरण व अवलोकन बताएं। सिस्टमेटिक एरर इनमें से कौन से होते हैं? 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। आपको हमारी यह टेस्ट सीरीज पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। उन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो सुनिश्चित दोष, सुव्यवस्थित अर्थात सिस्टमेटिक एरर होते हैं वो कौन से होते हैं? यंत्र पर्यावरण व अवलोकन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। जल्दी से ध्यानपूर्वक पढ़ें व आंसर कमेंट करके बताएं। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी धारामापी अर्थात गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है बताएं। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए धारामापी के साथ समांतर क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोधक जोड़कर, ऑप्शन बी धारामापी के साथ श्रेणी क्रम में एक बड़ा प्रतिरोधक जोड़कर, ऑप्शन सी धारामापी के साथ श्रेणी क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोधक जोड़कर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के द्वारा बताएं। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में परिवर्तित करने के लिए अपन क्या करते हैं? शंट का यूज करते हैं। उसके साथ शंट में समांतर क्रम में एक प्रतिरोध लगाते हैं। उस प्रतिरोध का मान क्या होता है?
गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से भी क्या होता है, कम होता है। तो 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ, धारामापी के साथ समांतर क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोधक जोड़कर। तो ऑप्शन नंबर ए 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। चलिए दोस्तों 63 नंबर क्वेश्चन जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। शक्ति गुणांक मापी में होते हैं, बताएं। ऑप्शन नंबर ए 4 नियंत्रक स्प्रिंग, ऑप्शन बी 2 कंट्रोल स्प्रिंग, ऑप्शन सी 1 कंट्रोल स्प्रिंग और ऑप्शन डी कोई भी कंट्रोल स्प्रिंग नहीं होती, बताएं। शक्ति गुणांक मापी अर्थात पावर फैक्टर जो मीटर होता है उसमें कितने कंट्रोल स्प्रिंग होते हैं, 63 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं, पावर फैक्टर मीटर में कितने कंट्रोल स्प्रिंग होते हैं। तो जो पावर फैक्टर मीटर होता है उसमें कोई भी कंट्रोल स्प्रिंग नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी। पावर फैक्टर मीटर जो होता है उसमें किसी भी प्रकार की कोई कंट्रोल स्प्रिंग नहीं होती। चलिए 63 में ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के प्राथमिक व द्वितीयक प्रेरित विद्युत वाहक बल E1 और E2 हमेशा होते हैं, बताएं। ऑप्शन नंबर ए एक दूसरे के समान फेज में, ऑप्शन बी लोड पर निर्भर, ऑप्शन सी एक दूसरे से विपरीत फेज में, ऑप्शन डी परिमाप में बराबर, बताएं। किसी 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के प्राथमिक व द्वितीयक प्रेरित विद्युत वाहक बल E1 E2 हमेशा क्या होते हैं। जल्दी से 64 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमें कमेंट करके बताएं। तो 64 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत फेज में। तो ऑप्शन नंबर सी 64 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो जिसका भी सी कमेंट है उसका आंसर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 65 नंबर ट्रांसफार्मर के प्राथमिक 65 नंबर क्वेश्चन ट्रांसफार्मर के प्राथमिक व द्वितीयक सर्किट के बीच चुंबकीय कपलिंग को खालिस्तान से बढ़ाया जा सकता है, बताएं। जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी व सेकेंडरी सर्किट है उसके बीच जो मैग्नेटिक कपलिंग है उसको खालिस्तान से बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए उच्च रिलक्टेंस सामग्री का कोर प्रयोग करने, ऑप्शन बी दोनों वाइंडिंग में चक्रों की संख्या को घटाने, ऑप्शन सी निम्न रिलक्टेंस सामग्री का कोर उपयोग करने, ऑप्शन डी दोनों वाइंडिंग में चक्रों की संख्या बढ़ाने। तो बताएं 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ट्रांसफार्मर के प्राथमिक व द्वितीयक सर्किट के बीच चुंबकीय कपलिंग को किसकी सहायता से बढ़ाया जा सकता है। 65 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा, निम्न रिलक्टेंस सामग्री का कोर उपयोग करके। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स खालिस्तान पर निर्भर करता है। 66 नंबर क्वेश्चन है क्या है, ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स खालिस्तान पर निर्भर करता है, बताएं। ऑप्शन नंबर ए द्वितीयक वोल्टेज तथा सप्लाई आवृत्ति पर, ऑप्शन बी लोड करंट तथा द्वितीयक वोल्टेज पर, ऑप्शन सी लोड करंट पर, ऑप्शन डी लोड करंट व पावर फैक्टर पर, बताएं। ट्रांसफार्मर में जो लीकेज फ्लक्स है वह किस पर निर्भर करता है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ट्रांसफार्मर का जो लीकेज फ्लक्स है वह किस पे डिपेंड करता है, ट्रांसफार्मर के लोड करंट पे डिपेंड करता है। 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए बिना देरी के हुए क्वेश्चन 67 देख लेते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 250/300 वोल्ट 50 साइकिल पर सेकंड फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर
के लिए प्रति चक्कर प्रेरित विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट है। प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में चक्रों की संख्या क्या होगी? नंबर ऑफ टर्न्स पूछे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी में। 200/300 वोल्ट ट्रांसफॉर्मर, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, प्रति चक्कर प्रेरित विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट है। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे प्राइमरी में और सेकेंडरी में। तो क्या करेंगे, प्राइमरी में वोल्टेज कितना है 250, 1 टर्न प्रति चक्कर प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना है 10, तो 250 में 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा, प्राइमरी में टर्न्स कितने आ जाएंगे 25। उसी तरह 3000 के अंदर 10 का भाग देंगे तो 300, तो प्राइमरी में 25, सेकेंडरी में 300। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर ए। तो 67 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ट्रांसफॉर्मर में खाली स्थान है, बताएं। ऑप्शन नंबर ए तांबा हानि, ऑप्शन बी वायु हानि, ऑप्शन सी घर्षण हानि और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ट्रांसफॉर्मर में इनमें से कौन कौन सी हानियां होती है, 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो ट्रांसफॉर्मर में इनमें से कौन सी हानि होती है, जब तो तांबा हानि क्या होती है, I²R होता है कॉपर लॉस। तो बताओ परिणामित्र में इनमें से कौन सी हानि होती है, परिणामित्र में ओनली कौन सी होती है, तांबा हानि। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। वायु और घर्षण हानियां ट्रांसफॉर्मर में नहीं होती, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर क्या है, एक स्टैटिक डिवाइस है, इसमें ना कोई घूमने वाला भाग है। चलिए तो 68 का राइट आंसर क्या हो गया, परिणामित्र में तांबा हानियां होती है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से 69 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताएं। ट्रांसफॉर्मर के समांतर प्रचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त अनिवार्य नहीं है, बताएं। ट्रांसफॉर्मर के पैरेलल ऑपरेशन के लिए इनमें से कौन सी कंडीशन अनिवार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ट्रांसफॉर्मर की समान ध्रुवता, ऑप्शन बी समान वोल्टेज अनुपात, ऑप्शन सी समान प्रतिशत प्रतिबाधा और ऑप्शन डी प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न्स समान होने चाहिए, बताएं। 69 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ट्रांसफॉर्मर में पैरेलल ऑपरेशन के लिए इनमें से कौन सी शर्त अनिवार्य नहीं है। तो ट्रांसफॉर्मर की समान ध्रुवता अनिवार्य शर्त है, समान वोल्टेज अनुपात भी अनिवार्य शर्त है, समान प्रतिशत बाधा भी अनिवार्य शर्त है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों 70 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 5 HP 230 वोल्ट डीसी शंट मोटर, आर्मेचर प्रतिरोध 0.2 ओम है, स्टार्टर के बिना धारा कितनी होगी, बताएं। 5 HP 230 वोल्ट डीसी शंट मोटर, आर्मेचर प्रतिरोध दिया है, तो स्टार्टर के बिना धारा पूछी है, तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बता दें। ऑप्शन नंबर ए 1050 एम्पियर, ऑप्शन बी 1150 एम्पियर, ऑप्शन सी 10 एम्पियर और ऑप्शन डी 100 एम्पियर। तो 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बिना स्टार्टर के इस डीसी शंट मोटर की स्पीड करंट कितनी आएगी 1150 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो गया, 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों 71 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 71 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी डीसी मोटर के सप्लाई टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाए तो क्या होगा। डीसी शंट मोटर के सप्लाई टर्मिनल्स को अगर आपस में बदल दें तो क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए मोटर डीसी जनित्र की भांति कार्य करने लगेगी, ऑप्शन बी मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित हो जाएगी, ऑप्शन सी मोटर की घूर्णन दिशा वही रहेगी, ऑप्शन डी मोटर जल जाएगी, बताएं। डीसी मोटर के सप्लाई टर्मिनल्स आपस में अगर बदल दें तो उस कंडीशन में क्या होता है। 71 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डीसी शंट मोटर के सप्लाई टर्मिनल्स को आपस में बदल दिया जाए तो मोटर की घूर्णन की जो गति दिशा है वह क्या रहेगी, वही रहेगी। तो इस 71 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं।
एक डीसी जनरेटर की वेव वाइंडिंग में 8 पोल वाले 4 चालक 600 आरपीएम की गति घूमकर 0.5 वेबर का चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करता है, तो प्रेरित ईएमएफ का मान क्या होगा बताएं। तो सबसे पहले आपको डीसी जनरेटर में इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इंड्यूस ईएमएफ, प्रेरित ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? E इक्वल 5PNZ बट्टा 60A। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो। वेव वाइंडिंग है तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? 2, और सब वैल्यू पी की वैल्यू आपको 8 दी है, तो सब वैल्यू आपको दे रखी है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। फॉर्मूले में वैल्यू रखो और जल्दी से सोल्व करो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए जो 160 वोल्ट, ऑप्शन बी 80 वोल्ट, ऑप्शन सी 10 वोल्ट, ऑप्शन डी 124 वोल्ट। 71 नंबर क्वेश्चन, 72 नंबर क्वेश्चन यहाँ है। 72 बताओ, 72 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं। फॉर्मूले में वैल्यू रख के सोल्व करें। तो फॉर्मूले में वैल्यू रख के सोल्व करने पे राइट आंसर क्या आया निकल के? 80 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हुआ? राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 83 नंबर यानी 73, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कितने नंबर? 73। 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं। डीजल जनरेटर सेट में उपयोग होने वाले लुब्रिकेंट तेलों का SAC नंबर क्या प्रदर्शित करता है बताएं। जो SAC नंबर होता है डीजल जनरेटरों के लुब्रिकेंट तेलों का, वो क्या प्रदर्शित करता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 73 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए क्या है? ग्रेड, ऑप्शन बी विस्कोसिटी अर्थात श्यानता, ऑप्शन सी स्फुरिंग, यानी ऑप्शन सी क्या है? फ्लैश पॉइंट, ऑप्शन डी डेंसिटी घनत्व है। बताएं 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो जो SAC नंबर है वह क्या दिखाता है? विस्कोसिटी अर्थात श्यानता दिखाता है। तो 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। चलिए बिना देरी के हुए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। जो अर्थिंग के लिए प्रयुक्त GI इलेक्ट्रोड का मानक आकार होता है बताएं। अर्थिंग के लिए प्रयुक्त गैल्वेनाइज्ड आयरन का जो इलेक्ट्रोड का मानक साइज है वह इनमें से कौन सा है? 74 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। आपके सामने 4 साइज दिए हैं, इनमें से कौन सा साइज सही है बताएं। तो 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए 38 मिमी व्यास और 2.5 मीटर लंबाई के जो GI इलेक्ट्रोड हैं वो अर्थिंग के लिए यूज किए जाते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए 75 नंबर क्वेश्चन जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इन्वर्टर के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है बताएं। इन्वर्टर के रूप में इनमें से कौन सा गेट प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए और, ऑप्शन बी नोर, ऑप्शन सी एंड, ऑप्शन डी नैंड। बताएं 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा इन्वर्टर के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बता दीजिए। तो इन्वर्टर के रूप में किसे प्रयोग किया जा सकता है? नैंड गेट। ऑप्शन नंबर 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 76 नंबर, स्टैटिक रैम में स्टोर एलिमेंट होता है बताएं। स्टोरेज एलिमेंट, स्टैटिक रैम के अंदर जो स्टोरेज एलिमेंट होता है वह कौन होता है बताएं। जल्दी से आंसर कमेंट करके 76 नंबर क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर ए डायोड, ऑप्शन बी प्रतिरोध, ऑप्शन सी संधारित्र और ऑप्शन डी फ्लिप फ्लॉप। स्टैटिक रैम में
स्टोरेज एलिमेंट कौन सा होता है इनमें से 76? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो 76 नंबर क्वेश्चन का क्या राइट आंसर क्या होगा? स्टैटिक रैम में स्टोरेज एलिमेंट क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फ्लिप फ्लॉप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर। 78 नंबर क्वेश्चन का विद्युतीय नहीं 77 नंबर क्वेश्चन, 76 के बाद 77 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। विद्युतीय युक्ति जिसमें थायरिस्टर ट्रांजिस्टर के संयुक्त गुण पाए जाते हैं वो है, बताएं। SCR, डायक, ट्रायक और ऑप्शन डी GTO, बताएं। विद्युतीय युक्ति जिसमें थायरिस्टर और ट्रांजिस्टर के संयुक्त गुण पाए जाते हैं वह कौन सी है? 77 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए SCR, ऑप्शन बी डायक, ऑप्शन सी ट्रायक और ऑप्शन डी GTO। तो जो GTO होता है उसके अंदर थायरिस्टर और ट्रांजिस्टर के संयुक्त गुण पाए जाते हैं। तो 77 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं। निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से प्रभावित होता है? बताएं इनमें से कौन सा ट्रांजिस्टर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से प्रभावित होता है? ऑप्शन नंबर ए MOSFET, ऑप्शन बी NPN ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी JFET और ऑप्शन डी UJT, बताएं इनमें से कौन सा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से प्रभावित होता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 78 नंबर क्वेश्चन का जो MOSFET है अर्थात ऑप्शन नंबर ए वो क्या होता है? स्टैटिक अर्थात स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से प्रभावित होता है। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 85% दक्षता वाला ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हो सकता है, वह कौन सा ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है जिसकी दक्षता 85% होती है? ऑप्शन नंबर ए क्लास बी, ऑप्शन बी क्लास ए और बी दोनों, ऑप्शन सी क्लास सी और ऑप्शन डी क्लास ए और बी दोनों, बताएं 85% दक्षता वाला ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हो सकता है, बताएं। 79 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो जो क्लास सी एम्पलीफायर है वो उसकी दक्षता कितनी होती है? 85%। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 80 आज का लास्ट क्वेश्चन। एमीटर बाईपास संधारित्र CE के अतितापन का कारण क्या है? बताएं एमीटर बाईपास संधारित्र के अतितापन का कारण क्या है? 80 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। CE के मान कम होना, ऑप्शन बी CE का मान अधिक होना, ऑप्शन सी CE का विपरीत ध्रुवता में संयोजित होना, ऑप्शन डी CE का लघुपथित होना, बताएं एमीटर बाईपास संधारित्र में अतितापन का कारण इनमें से क्या है? 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो जो एमीटर बाईपास संधारित्र है उसके अतितापन का कारण क्या है? विपरीत ध्रुवता में संयोजित होना। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ इस टेस्ट सीरीज में अंत तक बने रहने के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को इस टेस्ट सीरीज के वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। रोज़ाना शाम 8:15 पर अपन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मंडे टू फ्राइडे डिस्कस करते हैं। और रही बात इस टेस्ट सीरीज़ के विनर लिस्ट की, तो इस टेस्ट सीरीज़ का जो विजेता है उनके नाम जल्द ही आपको हमारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि सभी अकाउंट्स पे आपको इनके नाम मिल जाएंगे, वहाँ पोस्ट कर दिए जाएंगे। जो विनर है वो हमसे कमेंट सेक्शन में या चैटिंग करके हमसे संपर्क कर सकता है। विनर को उसका विनिंग अमाउंट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से बात होने के बाद भेज दिया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपका कोई सुझाव हो इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से संबंधित तो आप हमें सुझाव कर ज़रूर बताएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें
आपको हमारी ये टेस्ट सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जाते जाते ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।